नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है इंसाफ तो होना ही था। बरामदे में बैठी शांता देवी हर रोज की तरह तुलसी को पानी दे रही थी। सुबह की धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी। झुर्रियों में भी अपनापन और शांति झलक रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन शांत था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। रीता तेज कदमों से आई, हाथ में 2 कागज, बिजली और पानी का बिल, चेहरे पर तीखापन, आंखों में चिढ़। माँ जी, लीजिए दोनों बिल। बिजली 1250 रुपये, पानी 700 रुपये। जब आपको हर महीने 20,000 की फ्री पेंशन मिलती है, तो अब घर का कुछ खर्चा भी आप ही उठा लीजिए। हर बार पूरे घर का खर्चा हम ही क्यों उठाएं? इस घर में आप भी तो रहती हैं, इसीलिए आप भी थोड़ा सा अपना योगदान करिए। शांता देवी ने कांपते हाथों से चश्मा ठीक किया। अरे बहू, तुम्हारे पति राजेश काम पर जाते हैं ना? पहले तो घर का सारा खर्चा वही उठाते थे, तो अचानक से क्यों? रीता ठहाका लगाती हुई बोली, हाँ, क्योंकि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ, वो कमाते हैं, पर क्या सारी जिम्मेदारी उन्हीं की है? हमारी भी जिंदगी है, बच्चे हैं, उनके फ्यूचर के लिए बचाना होता है। और आप बस बोझ की तरह हमारे सिर पर कुंडली मार कर बैठी रहती हैं। आपके लिए पैसे आ जाते हैं फ्री में। वो आगे बढ़ी, कुर्सी पर बैठते हुए बोली, 20,000 ऐसे ही नहीं आते माँ जी, ये तो सरकार की दया है आप पर। और अब आपको भी थोड़ा घर में योगदान देना चाहिए, वरना हम सब क्या आपके नौकर हैं, जो आपको बस खिलाते और पिलाते रहें, और आप बस बैठी बैठी हमारा मुंह ताकते रहो। शांता देवी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रीता बहू, वो पैसे मेरे इलाज के लिए हैं, थोड़े बहुत काम चलाने के लिए। अब बुढ़ापा है, दवाइयों में ही आधा चला जाता है, और कुछ पैसा छोटी मोटी खर्चों में खर्च हो जाता है। मैं ऐसे ही उसे उड़ाती तो नहीं हूँ ना। रीता ने ठंडी हंसी हंसकर कहा, माँ जी, प्लीज़ अपना यह नौटंकी ड्रामा बंद करिए। दया के नाम पर क्या करती हैं माँ जी? या तो अपनी उस ससुराल में बैठी हुई बेटी को भेज देती हैं, या फिर तिजोरी में छिपा देती हैं। वो आपके लिए सब कुछ है, और हम क्या हैं आपके लिए? यह सुनकर शांता देवी का चेहरा उतर गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, बेटी, मैं झूठ नहीं बोलती, मैं तो बस। रीता ने बात काटते हुए आंखें दिखाते हुए कहा, प्लीज़ माँ जी, अब इस उम्र में झूठ मत बोलिए, वरना कब झूठ बोलने पर भगवान आपको ऊपर बुला ले। थोड़ी तो शर्म करिए। हम पर बोझ बने रहना अच्छा लगता है आपको। आपकी चालाकी सबको पता है। हर महीने घी, साड़ी और रुपए आपकी बेटी को जाते हैं, और कहती हैं कि दवा में लग गए। ओ और आगे झुककर जहर घोलती आवाज़ में बोली, हम भी आपके बच्चे हैं। अगर बेटी को दे सकती हैं तो हमें क्यों नहीं? आखिर हम भी तो आपकी बहुएं हैं, बेटे की पत्नियां हैं, कोई पराई थोड़ी न है। माँ जी, इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट कर ही सकती हैं। शांता देवी चुप रही। उनकी आंखों में पानी भर आया। तभी पीछे से दूसरी बहू सबिता आई, हाथ में कपड़ा पकड़े हुए। दीदी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। माँ जी, हमसे क्या छुपाना आप? 20,000 रुपये कोई छोटी रकम थोड़ी न है, और ज़िंदगी भर अंदर हमारी ननद को ही देती रहेगी तो हम बुरा मान जाएंगे। रीता सिर हिलाते हुए, अरे हाँ सबिता, अब माँ जी की तिजोरी से सबका हिस्सा निकलेगा।
आखिर हम भी तो इस घर की बहुएं हैं, और वो बूढ़ा ससुर तो कब का लुढ़क गया। अब आपको हम सबको पैसे देने ही चाहिए। दोनों ठहाका मार कर हंस पड़ी। शांता देवी ने सिर्फ इतना कहा, बहू, ये पैसे मेरे पति की आत्मा की निशानी है। इनसे मुझे जीने की हिम्मत मिलती है। कुछ तो शर्म करो, अपनी विधवा सास के बारे में ऐसे बात कर रही हो। रीता ने मुंह फेरते हुए कहा, अरे सासू माँ, अब शर्म तो आप करो। जो बोल दिया वो बोल दिया। अब से आपको हमें पैसे देने ही होंगे, वरना फिर ये मत कहना घर की शांति भंग हो गई। हम लोग काम करना बंद कर देंगे। जिस पर सविता ने भी कहा, सही कहा दीदी, हम क्या नौकर हैं जो इनकी सेवा करते रहें और ये हमारे लिए कुछ भी ना करे। इतना कहकर दोनों कमरे में चली गई और शांता देवी वहीं बरामदे में बैठी रह गई। तुलसी का पौधा सूख गया था, पर उन्होंने फिर भी पानी डालना नहीं छोड़ा। वो सोचने लगी, अब उन्हें क्या करना चाहिए। अचानक से उन्हें अपने पति की याद आने लगी। वो हमेशा कहते थे, उन्होंने बहुत ही अच्छी बहुएं चुनी हैं, इसीलिए यहाँ की चीज़ें देखकर तो लग नहीं रहा था कि कुछ भी अच्छा है। शांता देवी के पति मनीष उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे राजेश और सुरेश और एक बेटी कविता। पति की सरकारी नौकरी थी, इसीलिए घर में पहले कभी कमी नहीं रही। जब बच्चे पढ़ लिख गए तो दोनों ने बहुत अच्छी बहू ढूंढकर दोनों को एक साथ एक ही घर में शादी करा दी थी। लेकिन जब एक हादसे में पति की मौत हुई तो सब कुछ जैसे थम गया। सरकार से मिलने वाली पेंशन ही अब उनका सहारा था। हर महीने 5 तारीख को उनके बैंक में 20,000 रुपये आते थे। उस वक्त तक सब सही था, लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं कब, लेकिन यही पैसे अब उनके बेटे और बहुओं की आंखों में लालच बनकर चमकने लगे थे। उनकी नज़रें अब उन पैसों पर भी जम गई थी। लेकिन शांता देवी ये पैसे नहीं देना चाहती थी, लेकिन उनकी जीत की वजह से घर में जैसे झगड़ा बढ़ने लगा था, और जो बहुएं पहले मुंह तक नहीं खोलती थी अब सीधे सीधे अपमान करने लगी थी। शांता जी रोज रोज के होते हुए झगड़ों से बहुत परेशान थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, लेकिन वह यहाँ से जाकर अपनी बेटी के ससुराल पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए वह सब कुछ सह रही थी। शाम को जब राजेश ऑफिस से थका हारा घर लौटा, जूते उतारते ही रीता उसके पास आई। चेहरा रोनी सूरत बनाकर बोली और आंखों में नमी लिए, सुनिए जी, अब हमसे घर का इतना खर्चा नहीं उठाया जाएगा। माँ जी के पास तो हर महीने 20,000 फालतू पड़े रहते हैं, फिर हम क्यों सबका बोझ उठाएं। राजेश ने थके हुए लहजे में कहा, अरे रीता, माँ को भी दवाइयाँ लगती है, वो पैसे इसीलिए रखती हैं। रीता की आंखें तरेर गई। अब वो नकली नहीं, असली जहर उगल रही थी। और हमारे बच्चों की पढ़ाई, हमारा खर्चा, क्या हम लोग सड़क पर भीख मांगेंगे? माँ जी तो आराम से पैसे छुपा कर बैठी हैं और हम दिन रात जान खपा रहे हैं। देखो, सुन लो, अपनी माँ से बोलो पैसों का बंटवारा करें, वरना फिर मैं यह घर छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर राजेश ने परेशान होते हुए कहा, रीता, यह कैसी जिद है? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। और माँ पैसे छुपाती नहीं, बस अपने पास रखती है। रीता झल्ला उठी। रखती है मतलब? तुम अभी भी उस बुढ़िया की साइड लोगे?
वो अपनी बेटी को भेजती है वो रुपए। सबको पता है ये बात, और आप हमेशा उनकी तरफदारी में खड़े रहते हो। आखिर मैं आपकी और आपकी माँ की, आपकी बीवी बहू हूँ या कोई नौकरानी। इतना कहते हुए उसने जोर से पर्स सोफे पर फेंका। तभी सबिता भी पीछे से आ गई। दीदी, अकेली क्यों बोलेगी, हम भी कुछ कहेंगे। और जेठ जी, अगर आपकी माँ हमें अपना नहीं मानती तो हम भी उनके लिए 1 रुपए खर्चा नहीं करेंगे। बिल का पैसा उन्हें भरना ही होगा। मुझे भी अपने बच्चों की फ्यूचर की फिक्र है। मेरे पति तो शराब पीते हैं, जिसे मैं खर्चा नहीं उठा सकती। जिसे सुनकर राजेश अब बीच में फंस गया था। माँ एक तरफ, बीबी और छोटी बहू दूसरी तरफ। उसने धीरे से बोला, देखो, बात को इतना बढ़ाओ मत, मैं माँ से बात कर लूँगा। रीता झट से तिलमिला गई। बात नहीं करनी, फैसला लेना है राजेश। या तो वो पैसे हमारे काम आएंगे या फिर हम देख लेंगे अपनी राह। इतना बोलकर वो जोर से दरवाज़ा पटक कर कमरे में चली गई, जिस पर सबिता भी मुंह बनाकर चली गई। वो क्यों अपना नुकसान करवाती। रात को बरामदे में मंद रोशनी जल रही थी। शांता देवी चौकी पर बैठी थी, हाथ में पुरानी चादर थामे। राजेश आया, माँ के पास बैठा। माँ, कुछ पैसे घर के खर्चे में दे दीजिए ना, रीता बहुत परेशान है। शांता देवी ने उसकी आंखों में देखा। वहाँ अब वो पुराना अपनापन नहीं था, बस झिझक थी। बेटा, क्या तू भी वही सोचता है जो वो बोलती है? राजेश ने सिर झुका लिया। माँ, देखिए, अब ज़माना बदल गया है। अब सबको मिलकर चलना पड़ता है। इसीलिए आप उन पैसों को क्या ही करेंगी, आप हमें ही दे दीजिए। शांता देवी ने कांपती आवाज़ में कहा, मिलकर चलना पड़ता है या माँ को ठोकर मारकर? जब तू छोटा था, इसी हाथ से तेरा बुखार उतारती थी। आज इन्हीं हाथों से तू मेरी जेब टटोलना चाहता है। राजेश कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ कुर्सी से उठकर बिना कुछ कहे कमरे में चला गया। और उस रात पहली बार शांता देवी की आंखों से आंसू बहते रहे, बिना किसी आवाज़ के। अगले दिन सुबह का नज़ारा और भी बदतर था। रीता और सबिता रसोई में थी। शांता देवी दूध उबाल रही थी। रीता ने सामने आकर ऊंची आवाज़ में कहा, माँ जी, कल भी बिल का कुछ जवाब नहीं मिला। पैसे नहीं देना तो साफ साफ बोल दीजिए, भीख मांग कर नहीं लेंगे। सबिता ने जहर घोला, हम भी देखेंगे कितने दिन ये बीमार बुढ़िया ड्रामा चलाती है। इतना कहकर दोनों जोर से हंसी और चली गई। शांता देवी अब फिर से परेशान हो गई थी। रात को उन्होंने अपनी बेटी कविता को फ़ोन किया और सारी बातें बताई। माँ, कब तक आप सहोगी? आ जाओ मेरे पास। वो लोग लालच में बस अंधे हो गए हैं। शांता देवी बोली, बेटी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं दामाद जी पर कोई बोझ नहीं बनना चाहती। जब खुद के बेटे ही इतने बुरे हो तो दूसरों से क्या ही उम्मीद करूं। दूसरे दिन सुबह से ताने मिलना शुरू हो गए थे। शाम को जब रमेश जी पति के पुराने दोस्त मिलने आए तो उन्होंने देखा कि शांता देवी का चेहरा बुझा हुआ है। उन्होंने पूछा, क्या बात है बहन जी, बहुत परेशान लग रही हैं। शांता देवी ने हौले से मुस्कुराने की कोशिश की। क्या बताऊं भाई साहब, अब बहुएं मुझसे घर का खर्चा मांगती है। कहती है कि मेरी पेंशन तो उनके हक की है। रमेश जी ने हैरानी से कहा, अरे, वो तो आपके नाम की सरकारी पेंशन है।
उसमें किसी और का क्या हक? शांता देवी की आंखें भीग गई। हक तो अब सबको चाहिए भाई साहब, चाहे इज्जत का क्यों ना हो। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। जिस पर रमेश जी ने उन्हें समझाया, लेकिन शांता जी की मुसीबत तो बढ़ती ही जा रही थी। दूसरे दिन सुबह से ही घर में तूफान मचा हुआ था। रीता और सबिता रसोई में जोर जोर से बातें कर रही थी। राजेश और सुरेश छोटा बेटा बाहर आंगन में खड़े थे। शांता देवी का चेहरा शांत था, लेकिन इस बार वो चुप नहीं रहने वाली थी। उन्होंने सबको आवाज़ लगाई, राजेश, सुरेश, रीता, सबिता, सब इधर आओ। आज सबके सामने एक बात साफ कर देती हूँ। सभी लोग हॉल में आ गए। रीता ने पहले ही ऊंची आवाज़ में कहा, माँ जी, अगर फिर पेंशन का वही रोना है ना, तो हमसे अब और कुछ नहीं सुना जाएगा। शांता देवी ने गहरी सांस ली और बहुत शांत लहजे में बोली, नहीं रीता, अब कोई रोना नहीं। मैंने बहुत सोच लिया है। अगर तुम सबको मेरी पेंशन से इतनी तकलीफ़ है तो ठीक है। आज से वो पेंशन मेरी नहीं, तुम लोगों की भी होगी। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। रीता और सबिता के चेहरे पर छिपी खुशी चमक उठी। सुरेश बोला, माँ, आप क्या कह रही हैं? शांता देवी ने अपनी दुपट्टे की किनारी ठीक की और बोली, मैं कह रही हूँ, हर महीने जो 20,000 रुपये आते हैं उसे मैं 2 हिस्सों में बांट दूंगी। 10,000 रीता और राजेश को और 10,000 सबिता और सुरेश को। लेकिन रीता झट से बीच में बोल पड़ी, माँ जी, लेकिन क्या है अब? सीधा सीधा बताइए। शांता देवी ने नज़रें सीधी कर दी। अब उनकी आवाज़ में कपकपी नहीं, ठहराव था। लेकिन बदले में तुम लोग मेरी सेवा में कोई कमी नहीं रखोगे। मेरा खाना, दवा, डॉक्टर, इज्जत, सब कुछ वैसे ही रहेगा। कोई बहाना नहीं चलेगा। जो भी जिम्मेदारी है वो निभानी पड़ेगी। मोहन और राजेश थोड़ा झिझके, पर रीता और सबिता तो मानो खुशियों से झूम उठी। हाँ हाँ, इसमें बुराई ही क्या है माँ जी? हम तो पहले दिन से यही चाहते थे, सब बराबर। अब आप निश्चिंत रहिए माँ जी, हम आपकी वैसे ही सेवा करेंगे जैसे आपने हमारे पति की थी। दोनों के चेहरे पर झूठी मिठास और अंदर का लालच साफ झलक रहा था। राजेश बोला, माँ, अगर आपको इसमें सुकून है तो हमें कोई आपत्ति नहीं। शांता देवी हल्की सी मुस्कुराई। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, आज से मेरी पेंशन तुम लोगों की भी जिम्मेदारी बन गई। रीता और सबिता एक दूसरे की तरफ देखकर खुश होकर सिर हिलाने लगी। रीता और सबिता के हाथों में जैसे ही पेंशन की रकम आई थी, दोनों की तो जैसे बल्ले बल्ले हो गई थी। कभी जो उनकी आंखों में ताने और गुस्सा था, वही आंखें अब मिठास से भरी हुई बातें करने लगी। रीता माँ के लिए चाय लाने लगी, सबिता उनके पैर दबाने लगी। घर में कुछ दिन तक ऐसा माहौल रहा जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। शांता देवी को भी लगा कि चलो अब सब ठीक हो जाएगा, बच्चे समझ गए होंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि यह तो बस मीठी शुरुआत थी, जहर तो अंदर छिपा हुआ था। शुरुआती कुछ दिन तो सब ठीक चला, लेकिन फिर धीरे धीरे उनका रंग खुलने लगा। रीता अब दोबारा पहले जैसा व्यवहार करने लगी, ताने, उलाहने और आंखें दिखाना। और सबिता भी रीता से पीछे नहीं रही। सिर्फ पेंशन आने तक वह लोग अच्छा व्यवहार करते, लेकिन जैसे ही पेंशन मिलती वैसे ही वह लोग अपने असली रूप दिखाने लगते। एक दिन दोपहर का वक्त था।
शांता देवी आंगन में चारपाई पर बैठी हल्की धूप सेक रही थी। हाथ में दवा की पुड़िया थी जो ख़त्म होने वाली थी। उनकी तबीयत भी अब सही नहीं रहती थी। उन्होंने रीता को आवाज़ दी, बेटा रीता, ज़रा मेरी वो दवाई वाला पर्चा उठाना। डॉक्टर ने कहा था कि यह दवा बंद मत करना, ख़त्म हो रही है। रीता, जो उस वक्त मोबाइल में व्हाट्सएप चला रही थी, आंखें तरेरते हुए बोली, माँ जी, इस महीने तो नहीं हो पाएगा, दवाई ववाई लेना, EMI भरनी है, पैसा बचा ही नहीं। वैसे भी हर महीने कोई न कोई बीमारी ले आती हो तुम, अब बस भी करो। वैसे भी बुढ़िया हो चुकी हो और कितना दिनों तक जीने वाली हैं आप। इसीलिए अपने बच्चों पर तरस खाइए और यह परेशानी फैलाना बंद कीजिए। आप देख नहीं रही हैं महंगाई कैसे बढ़ती जा रही है। बिना दवाई के भी काम चल जाएगा, इसीलिए रहने दीजिए। इतना कहते हुए उसने मोबाइल फिर से उठाया और सिर घुमा लिया। शांता देवी एक पल के लिए चुप रही। उनके होठ कुछ कहने को हिले, मगर आवाज़ गले में अटक गई। तभी उन्होंने सविता को पुकारा, बेटा, तुझसे कहूँ तो तू मेरी दवाई ला देगी। सविता ने कपड़े तह करते करते बिना आँख मिलाए कहा, माँ जी माफ़ करना, लेकिन मेरे से भी नहीं हो पाएगा। आखिर हम 10,000 रुपये में क्या क्या कर लेंगे। मेरे पैसे पहले ही ख़त्म हो गए हैं, मैं भी क्या करूं। मेरे भी घर का खर्चा है, बच्चों की स्कूल की फ़ीस देनी है। अब आपकी दवाई के लिए कहाँ से लाऊं। उसने ताना कसते हुए कहा, जब पैसे बांटने थे तब तो बड़ी बड़ी बातें थी, अब सब कुछ हम ही से कराना है, हमसे नहीं होगा। ये सुनकर शांति जी को झटका सा लगा। रीता और सविता अब एक दूसरे पर भी भड़कने लगी थी। रीता ने सविता की ओर देखा और बोली, अरे तू भी तो हर महीने 10,000 लेती है ना, तो क्यों नहीं खरीद लाती दवाई। सविता भी पीछे हटने वाली नहीं थी। मैं ही क्यों लाऊं, माँ जी तेरी भी तो सास है और तुम बड़ी हो तो तुम्हारा ज़्यादा हक बनता है। रीता चीखी, अरे वाह, पैसे बांटने में तो बराबरी चाहिए थी ना, अब जिम्मेदारी में तेरा कुछ भी नहीं। दोनों के बीच जोर की बहस छिड़ गई। घर में वो शांति जो कुछ दिन पहले थी अब फिर से जहरीली हवा में बदल चुकी थी। शांता देवी ने रोकने की कोशिश की तो उन्हें धक्का देकर अलग कर दिया, जैसे वो उनके लिए मायने नहीं रखती। जिससे वह ज़मीन पर दर्द से कराहती हुई दोनों को देखती रही। आँखों में न आंसू थे न आवाज़, बस दिल में चुभन थी। शाम को उन्होंने हिम्मत जुटाई और अपने बेटों को बुलाया। राजेश और सुरेश कमरे में आए तो शांता देवी कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, आज मैंने बहुओं को दवाई लाने को कहा था, लेकिन दोनों ने मना कर दिया और मेरी दवाइयाँ ज़रा ख़त्म हो गई है। अब मुझसे तो बाहर जाकर दवा लाना भी नहीं होता, तुम दोनों में से कोई ले आओ तो। जिस पर राजेश ने झुंझला कर कहा, माँ प्लीज़, ऑफिस से अभी आया हूँ और आप अभी से शुरू मत हो जाइए। पहले बॉस की सुनूं, फिर घर आकर अपनी बीवी की सुनूं, उसके बाद आपकी भी सुनूं। अरे आप तो समझिए, आप तो मुझे परेशान मत करिए और थोड़ा चैन की शांति की ज़िंदगी जीने दीजिए। वैसे भी ज़्यादा दिन तो जीने वाली है नहीं, तो आपको क्या बिना लड़े या फिर लड़ाई कराए हुए चैन नहीं आता। कोई ज़रूरत नहीं है दवाई की, ऐसे ही आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे मुझे बुलाकर मेरा मूड मत ख़राब किया करिए। सुरेश भी बोला, हाँ माँ, हमें बार बार बीच में मत बुलाया करो, तुमने ही तो कहा था बराबर बांट दूँ।
अब खुद ही संभालो, मुझसे भी मत बोलो। मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा है। आपके पैसे लाख लाख नहीं थे जो आप ऐसे हम पर हुक्म चलाती रहती हैं। शांति देवी उन दोनों को देखती रही। कभी यही बेटे उनके सिर पर हाथ रखकर कहते थे, माँ हम आपके साथ हैं। आज वही बेटे पीछे हटते नजर आ रहे थे और उनसे इस तरह इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। वही वह कुछ कहती उससे पहले ही उनके दोनों बेटे वहाँ से जा चुके थे। शांता देवी कमरे में अकेली बैठी थी। उन्होंने धीरे से आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, हे भगवान, यही दिन देखने के लिए छोड़ा था इन बेटों के लिए, जिन हाथों से इन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों से पेंशन की भीख मंगवा रहे हैं। उनका दिल जैसे अंदर से टूट चुका था। ना अब उनमें गुस्सा था, ना कोई उम्मीद, बस एक थकान थी, बुढ़ापे की थकान। अब उन्हें अफसोस हो रहा था कि उन्होंने क्यों पेंशन अपने बेटों के हाथों में दे दी, क्योंकि जब तक नहीं दी थी तब तक उनके साथ अच्छा तो व्यवहार हो ही रहा था, लेकिन जब से दी है हालत उससे भी ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। घर में रात का सन्नाटा था, लेकिन शांता देवी के अंदर एक तूफान चल रहा था। कभी जिस आंगन में हंसी ठिठोली गूंजा करती थी, अब वहाँ बस सन्नाटा और चिड़ियों की धीमी चहचहाहट सुनाई देती थी। रीता और सबिता अब खुलकर अपने रंग दिखा रही थी। ना अब वो सुबह की चाय बनाती थी, ना दोपहर को कोई पूछता था, माँ जी कुछ खाया आपने, बल्कि अब तो खाना भी देने से इनकार होने लगा था, जिससे उन्हें खुद के लिए खुद ही खाना और चाय बनानी पड़ती। कभी गलती से बोल देती तो लोग उन्हें ही सुना देते। एक दिन दोपहर में शांता देवी रसोई के पास खड़ी थी। थोड़ी हिम्मत जुटाकर उन्होंने धीरे से कहा, रीता बेटा ज़रा थोड़ा खाना दे दे, सुबह से कुछ नहीं खाया। रीता उस समय टीवी पर सीरियल देख रही थी। आंखें उठाई, होठ ताने और ज़ोर से बोली, हर वक्त बस खाना ही चाहिए माँ जी को। घर कोई लंगर खाना है क्या? सुबह बोलो, दोपहर बोलो, रात बोलो, क्या कभी खुद कुछ कर नहीं सकती? शांता देवी चुप रही, क्योंकि अब बहस करने की ताकत उनमें नहीं थी। उसी वक्त सबिता भी वहाँ आई और रीता के साथ हंसते हुए बोली, दीदी इनसे तो बस यही उम्मीद करना, हर वक्त या तो दवा चाहिए या रोटी, और ऊपर से हमें सुनाने भी लगती हैं कि बहुएं काम नहीं करती। रीता बोली, अब हम भी अलग हो जाएं तो ही चैन मिलेगा। हमें किसी की जिम्मेदारी नहीं उठानी। जिसने जन्म दिया है वही करे देखभाल। शाम को जब शांता देवी ने रोते हुए बेटे राजेश से कहा, बेटा तेरी बीबिया अब मुझे खाना तक नहीं देती, मैं और क्या कहूँ तुझसे, तो राजेश ने नज़रें झुका ली और ठंडी आवाज़ में बोला, माँ अब हर बात में बहुओं को दोष देना बंद करिए। थोड़ा बहुत तो आपको भी एडजस्ट करना चाहिए, और थोड़े बहुत काम आप कर लेंगी तो क्या हो जाएगा। सुरेश ने भी सिर हिलाते हुए कहा, हाँ माँ, आपने खुद ही तो पैसे बांट दिए थे, अब खुद ही संभालो। शांता देवी के होठ कांप उठे, आंखों में नमी भर आई। कभी जिन बेटों के लिए उन्होंने अपनी जिंदगी लगा दी थी, आज वही उनसे नज़रें चुरा रहे थे। रात को पूरा घर अपने अपने कमरों में बंद था। बस आंगन में अकेली बैठी थी शांता देवी। बरामदे की वह पुरानी चारपाई, दीवार पर टंगी अपने पति मनीष जी की तस्वीर और उनके सामने बैठी एक टूटी हुई औरत।
शांता देवी ने धीरे से आंखें बंद की और आंसू खुद ब खुद बह निकले। शांता देवी सिसकते हुए बोली, मनीष जी, आप हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए? क्यों चले? आपके बच्चे आज मुझे अपना बोझ समझते हैं, जिनके लिए आपने और मैंने पूरी ज़िंदगी मेहनत की। आज वही मुझे रोटी देने के लिए भी तरसा रहे हैं। हवा में ठंडक थी, पर उनके दिल में उससे भी ज़्यादा ठंडापन था। अब कोई उनके पास बैठता नहीं था, कोई उनसे बात नहीं करता था। न घर में जगह थी, न रिश्तों में अपनापन। पैसे आते वैसे ही उनसे छीन लिया जाता। हर रात की तरह उस रात भी उन्होंने बरामदे में आकाश की ओर देखा, जहाँ कभी अपने पति के साथ बैठकर वो चांदनी गिनती थी। अब वही आसमान उन्हें और भी अकेला महसूस करा रहा था। उन्होंने धीरे से खुद से कहा, शायद अब मेरा इस घर में कोई नहीं। अब मैं सिर्फ इस घर की दीवार हूँ, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। उनका दिल अंदर से रो रहा था, लेकिन आवाज़ बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि अब सुनने वाला कोई था ही नहीं। ना बेटा, ना बहुएं, बस एक तस्वीर जो सालों पहले के सुख की गवाही दे रही थी। तभी एक दिन दोपहर का वक्त था। शांता देवी पुराने बरामदे में एक टूटी चारपाई पर बैठी थी। सफ़ेद सूती साड़ी अब मुरझा चुकी थी, बाल बिखरे थे, चेहरा थका और पीला पड़ चुका था। धूप की कुछ किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी, लेकिन वो धूप अब गर्माहट नहीं, सुनापन दे रही थी। वो आराम से रूखी सूखी रोटी खाती हुई रो रही थी। उनकी बहुओं को अपने टीवी फोन से फुर्सत नहीं थी, जिससे वह उनसे उनका हाल चाल पूछ सके। तभी अचानक दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। दरवाज़ा खुला और अंदर से आई उनकी बेटी कविता, जिसके साथ उसका पति भी था। जैसे ही कविता ने अपनी माँ की हालत देखी, उसका दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया हो। वह भागकर अपने माँ के पास आते हुए बोली, माँ, माँ, ये क्या हाल बना रखा है आपने? ये किसने किया आपके साथ? आप इतनी कमज़ोर क्यों लग रही हैं? कविता भागती हुई माँ के पास आई और ज़मीन पर उनके पैरों में बैठ गई। उसके हाथ काँप रहे थे, आँखों में आंसू भरे थे। उसने माँ के झुर्रियों भरे हाथ को पकड़ लिया और ज़ोर से चिपक गई। कविता रोते हुए, माँ, आपने बताया क्यों नहीं? मैं तो एक बार भी नहीं समझ पाई कि आप इस हालत में हैं। आप ऐसे अकेली क्यों झेलती रहीं? मुझे क्यों नहीं बताया? शांता देवी की आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा। शांता देवी कमज़ोर आवाज़ में बोली, बिटिया, क्या बताती? तेरा मन दुखी ना हो, इसीलिए कभी कुछ नहीं कहा। ये बहुएं तेरे भाइयों के सामने तो दूध सी मीठी बनती है, और जब दरवाज़ा बंद होता है तो वही हाथ, वही जुबान जहर बन जाती है। कविता का दिल जैसे किसी ने निचोड़ दिया। वो फूट फूट कर रो पड़ी। उसका पति भी अवाक खड़ा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसी वक्त रीता और सविता दोनों वहां आ गई, चेहरों पर वही पुरानी अकड़ और नखरे। रीता ताने मारते हुए बोली, अरे देखो तो जरा, बिटिया रानी आ गई माँ जी को बचाने। अब तो हमें ही कसूरवार ठहराया जाएगा। सविता भी पीछे से बोली, हाँ दीदी, अब बिटिया रानी तो आएंगी ही ना, माँ जी तो उन्हीं की है। हम तो जैसे पराये हो गए। घर के आंगन में जैसे किसी तूफान का माहौल था। शांता देवी कमरे के कोने में बैठी सिसक रही थी और सामने रीता और सविता
अकड़ के साथ खड़ी थी, जैसे घर की मालकिन हो। कविता ने धीरे धीरे उठकर आंसू पोंछे। उसका चेहरा अब कमजोरी से नहीं, गुस्से से लाल हो चुका था। वो तेज कदमों से आगे बढ़ी और रीता सविता के सामने आकर रुक गई। उसकी आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस आग थी, लावा था। और इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, उसने गुस्से से दोनों के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। कविता गरजती आवाज में बोली, तुम दोनों ने मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर दिया? जिस औरत ने तुम्हें इस घर में बेटी बना कर रखा, जिसने अपनी रोटियां तोड़कर तुम्हें खिलाया, जिसने हर दर्द में तुम्हारा साथ दिया, आज उसी को रोटी के लिए तरसाया। कविता के हाथों से पड़े उस थप्पड़ से रीता और सविता बौखला उठी। उसकी आंखों में नफरत और गुस्सा भर आया। रीता चीखी गुस्से में, कैसे हिम्मत हुई तेरी मुझे हाथ लगाने की? और वो झपट कर कविता को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि तभी कविता का पति अमित दौड़कर आगे आया और दोनों बहुओं के हाथों को बीच में पकड़ लिया। अमित तेज और सख्त आवाज में, खबरदार, जो मेरी बीवी पर हाथ उठाया तो अभी तक तुम्हारे जुल्म चुपचाप सह रही थी, अब एक लफ्ज भी ज़्यादा बोला तो अंजाम बुरा होगा। रीता चीखी, उसने मुझ पर हाथ उठाया, आपको वो नहीं दिखा? अब आप दोनों सामने से हटो और अपना नाटक बंद करो। अगर इतनी चिंता है अपनी माँ की तो ले जाओ न साथ, कौन रोक रहा है हमें? हमें भी तो चैन मिलेगा। सविता भी बीच में बोली, हाँ हाँ, अब तो बड़ी बेटी बन रही है ना, जब माँ भूखी पड़ी थी तब लेने क्यों नहीं आई थी? उसी शोर में बाहर से सुरेश और राजेश, शांता देवी के बेटे भी घर के अंदर आ गए। रीता और सविता रोने का नाटक शुरू कर चुकी थी। दोनों एक सुर में चिल्लाई। रीता आंसू निकालते हुए, देखो न जी, तुम्हारी बहन ने हमें मारा, हम तो सिर्फ बात कर रहे थे, उसने थप्पड़ जड़ दिया। सविता, हाँ, अपनी माँ के लिए हम पर हाथ उठा लिया इसने, अब हम इस घर में कैसे रहें? दोनों भाई गुस्से से तमतमाए हुए थे। सुरेश ने ऊंची आवाज में कहा, कविता, ये क्या बेहुदा हरकत है तेरी? तू आकर इस घर में तमाशा करेगी? कविता ने उनकी ओर देखा। आंखें भीगी जरूर थी, लेकिन सिर ऊंचा था। वो एक एक कदम चलकर अपने भाइयों के सामने जा खड़ी हुई। कविता कब का पाई थी, लेकिन मजबूत आवाज में, तमाशा मैंने नहीं किया, तमाशा तुम लोगों ने करवाया है। आज तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ को इज्जत नहीं, रोटी भी नहीं मिलती, और तुम्हें गुस्सा मुझ पर है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। दोनों भाई एक पल के लिए चुप पड़ गए। रीता और सविता उनके पीछे खड़ी और भी जोर से नाटक करने लगी। आंसू, आवाज़ और ड्रामा सब चालू। देखो जी, कैसी जुबान चला रही है ये हम पर, अपनी माँ के लिए हमें गालियाँ दे रही है। कविता आगे बढ़ी, रीता के सामने आंखें गड़ा कर बोली, गालियाँ नहीं दे रही, सच्चाई सुना रही हूँ। भाभी, मेरी माँ ने तुम्हें बेटियों की तरह रखा और तुमने उसी माँ को जानवर से भी बदतर जिंदगी दी। जिस माँ के लिए तुमने रसोई का दरवाज़ा तक बंद कर दिया, आज वो वही माँ है जिसे तुम चैन के लिए घर से निकालना चाहती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। दोनों भाइयों के चेहरे पर अब हल्का अपराध बोध दिखने लगा। कविता ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम दोनों ने ये सब देखा, महसूस किया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहा। बेटियां पराई होती है, ये तो हर कोई कहता है,
लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि बेटों का प्यार भी बहुत सस्ता होता है। शांता देवी को देखकर उसकी आंखें भर आई। कविता रोते हुए, मैं उस माँ की बेटी हूँ जिसने हमें भूखा रह कर खिलाया, और आज उसी माँ को तुम्हारे घर में एक निवाला नसीब नहीं है। रीता और सविता अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। कविता के गुस्से और सच्चाई के आगे उनकी नकली मासूमियत की दीवार ढह चुकी थी। कविता दृढ़ आवाज़ में, आज से माँ की एक भी सांस तुम्हारे रहम पर नहीं होगी। वो इस घर में अब नहीं रहेगी। अगर तुमने रोका या कोई नाटक किया तो पुलिस रिपोर्ट करूँगी, लेकिन तुम दोनों को अपने कर्मों का हिसाब जरूर देना होगा। आप लोगों ने जो माँ के साथ किया है वो तुम लोगों के साथ भगवान जरूर करेंगे। साथ ही आज से किसी को कोई पैसे या पेंशन नहीं दी जाएगी। अपने पैसों से कमाओ खाओ, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माँ की चीज़ों पर सिर्फ उनके अलावा किसी का भी हक नहीं है, क्योंकि माँ ने सहा है पर मैं नहीं सहूँगी, ना ही आप सब पर दया करूँगी। रीता और सविता ने कुछ कहने की कोशिश की। वो जल्दी से बोली, ऐसे कैसे? लेकिन कविता ने रोकते हुए कहा, बोल दिया ना, ज़्यादा बोला तो पूरी कानूनी कार्रवाई करवाऊंगी, इसीलिए चुप हो जाए अब, वरना मैं किसी पर रहम नहीं दिखाऊंगी। दोनों भाइयों की आंखें झुकी हुई थी। शर्म और पछतावे में शांता देवी एक कोने में सिसक रही थी। कविता उनके पास आई और ज़मीन पर बैठकर उनके आंसू पोंछे। माँ, अब और नहीं, अब मैं आपको यहाँ एक पल भी नहीं रहने दूँगी। जिन लोगों ने आपका दिल तोड़ा है वो अब आपकी छाया भी नहीं देखेंगे। रीता और सविता चिल्लाई, अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें मत कर, घर में रहना है तो जुबान संभाल। कविता पलटी और गरजती आवाज़ में बोली, तुम जैसी औरतों को समझ नहीं आएगा कि माँ क्या होती है, लेकिन अब तुम दोनों को बहुत जल्दी समझ आ जाएगा जब तुम्हारे बागची को करवाएंगे जो तुमने मेरी माँ के साथ किया है। शांता देवी अब बेकाबू होकर रो पड़ी। कविता ने माँ को अपनी बाहों में कस कर पकड़ लिया। माँ बेटी का वो आलिंगन ऐसा था जिसमें दर्द भी था, प्यार भी और प्रतिज्ञा भी। शांता देवी रोते हुए, बिटिया, मैं बस तेरे सिर पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। कविता प्यार से सिर सहलाते हुए, माँ, आप बोझ नहीं, मेरी ताकत है। अब किसी की हिम्मत नहीं होगी आपको दुख पहुँचाने की। पास खड़े अमित की आंखें भी नम हो गई। वो आगे बढ़ा और शांता देवी के पैरों के पास झुककर बोला, अमित गंभीर आवाज़ में, माँ, मुझे कभी अपने माँ बाप का प्यार नहीं मिला। अगर आज आप मेरे साथ चलेंगी तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी दौलत होगी। आपसे मैं भी आपका बेटा हूँ। शांता देवी ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा। उनकी आंखों से बहते आंसू इस बार कमजोरी के नहीं, राहत के थे। कविता और अमित ने शांता देवी के पुराने बैग में कुछ ज़रूरी कपड़े रखे। वो टूटी चारपाई, वो घर की दीवारें सब सालों का गवाह थी उनके अपमान का, लेकिन आज वो दीवारें भी जैसे उनके जाने का आशीर्वाद दे रही थी। रीता और सविता दरवाजे पर खड़ी थी। चेहरों पर तमतमाहट और आंखों में गुस्सा उबल रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी पकड़ से ये बुढ़िया कैसे फिसल रही है। रीता गुस्से से दांत भींचते हुए धीरे से सविता से, माँ को कहीं नहीं ले जाओ। उनके चेहरे पर पहली बार हार की लकीरें दिख रही थी। कविता और अमित ने शांता देवी का हाथ थामा।
दरवाज़ा खुला और पहली बार शांता देवी ने उस घर से बाहर कदम रखा। बिना किसी बोझ के, बिना किसी डर के रीता और सविता गुस्से में एक दूसरे को देखने लगी। दोनों बहुओं के चेहरे पर गुस्सा और जलन साफ झलक रही थी, लेकिन अब उनके पास न माँ पर नियंत्रण था और न कहानी पर। गाड़ी में बैठी शांता देवी ने एक आखिरी बार अपने पुराने घर की तरफ देखा। वो आंगन, वो दरवाज़ा जहाँ कभी वो हंसी बिखेरती थी, और फिर वही जगह उनके आंसुओं की गवाह बनी। अब मैं किसी की कैद में नहीं रहूँगी, अब सिर्फ चैन चाहिए, थोड़ा सा सुकून। कविता ने माँ का हाथ कस कर पकड़ा और बोली, कविता मुस्कुराते हुए लेकिन दृढ़ आवाज़ में, माँ, अब आपको ना ताने सुनने पड़ेंगे, ना रोटी के लिए झुकना पड़ेगा। अब आप मेरी माँ हैं, मेरी जिम्मेदारी है और मेरा गर्व है। अमित पीछे मुड़कर घर को देख रहा था और वह लोग वहाँ से चले गए। आंगन में सिर्फ सन्नाटा था और वही सन्नाटा अब रीता और सविता के बीच जहर की तरह पसरने लगा था। रीता ने गुस्से में सविता की तरफ देखा। चेहरे पर तमतमाहट और आवाज़ में आग थी। सब तेरी वजह से हुआ, तू ही तो हमेशा माँ जी को ताने मारती थी, तूने ही आग लगाई थी इस घर में। सविता तिलमिला उठी, अरे वाह, जैसे तू दूध की धूली है। तू ही तो रोज़ रोज़ माँ जी के पैसे को लेकर सिर खाती थी। तू ही तो बोली थी इस बुढ़िया को रास्ते से हटाना पड़ेगा। अब मुझ पर इल्ज़ाम मत लगा। रीता ने पैर पटकते हुए कहा, हाँ तो क्या करती, तू भी तो मेरे साथ थी। अब जब सब कुछ हाथों से निकल गया तो अपनी गंदगी मुझ पर डाल रही है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता गया। गालियाँ, आरोप, पुराने जख्मों की परतें खुलती गई। ये वो वक्त था जब वो दोनों मिलकर सास को सताती थी और अब वो एक दूसरे पर ही भड़क रही थी। अंदर सुरेश और राजेश गुस्से से नहीं बल्कि टूटे हुए दिल से कमरे में बैठे थे। आंखों में पानी था और सिर झुका हुआ। शांता देवी के चेहरे की वो झुर्रियाँ, वो थकान, वो अपना अपमान अब उनके जहन में हथौड़े की तरह बज रही थी। राजेश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। राजेश रोते हुए, हाँ भाई, माँ के साथ ऐसा बर्ताव, वो भी हमारे रहते हुए। हम बेटे कहलाने के लायक ही नहीं रहे। उनके आंसू फर्श पर टपक रहे थे। वो दोनों पहली बार खुद से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। बाहर अब भी रीता और सविता का झगड़ा जारी था। रीता चीखते हुए, अगर तू बीच में ना पड़ती तो आज ये दिन नहीं आता। सविता, तू अपनी औकात भूल गई है क्या? माँ जी की वजह से घर में तनाव आया और अब बहाना बना रही है। उनकी चीखें पूरे घर में गूंज रही थी और अंदर दो बेटों का दिल टूट चुका था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।